धातु कर्म क्लास 10 के फिज़िकल साइंस के सिलेबस में मेटल्स या धातुओं के बारे में एक लेसन है 8.5 और आज इसका पहला वीडियो पढ़ा जाएगा। इसमें और भी पार्ट्स बाद में पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमको धातु मिलता कहाँ से है। तो धातु होते हैं खनिजों में और अयस्कों में। अब ये खनिज और अयस्क क्या हैं? धातुओं के वे यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं एवं जिनमें अशुद्धियाँ भी मिली होती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। दूसरी ओर धातुओं के वे यौगिक जिनसे सरलतापूर्वक एवं कम खर्च में किसी धातु को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें अयस्क कहते हैं। इसका मतलब जो अयस्क हैं वो भी एक प्रकार का खनिज ही है, लेकिन उससे सरलतापूर्वक और कम खर्च में धातु निकलता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। उदाहरण के तौर पे चिकनी मिट्टी एल्यूमिनियम का खनिज है, मतलब इसके अंदर एल्यूमिनियम है, लेकिन इसे हम लोग सरलतापूर्वक और कम खर्च में नहीं निकाल सकते। अगर हम लोग देखें बॉक्साइट को, तो बॉक्साइट में भी एल्यूमिनियम है, लेकिन इससे सरलतापूर्वक एवं कम खर्च में एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे एल्यूमिनियम का अयस्क कहेंगे। मिश्र धातु, नाम से ही समझ में आ रहा है धातुओं का मिश्रण होगा, लेकिन वो किस प्रकार है? पिघली हुई अवस्था में धातुओं का मिश्रण या धातुओं के साथ अधातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। कहने का मतलब ये, धातुओं को पहले पिघलाएंगे, मिक्स करेंगे, ठंडा करेंगे, फिर सॉलिड होने पर जो पदार्थ बनेगा उसे मिश्र धातु कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि धातुओं के साथ कुछ अधातु भी मिलाए जाएं। उदाहरण के तौर पे तांबा और जस्ता का पिघली हुई अवस्था में मिश्रण पीतल बनता है, और ये एक मिश्र धातु है। मतलब पीतल बनाने के लिए तांबा और जस्ता को एक विशिष्ट परिमाण में घोलेंगे पिघलाकर, और फिर उसको ठंडा करने देंगे, फिर बन जाएगा पीतल। ये एक मिश्र धातु होगा। अभी हम लोग एक एक करके अयस्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लोहे के अयस्क, मतलब कहाँ से, कौन से खनिज से हमको सरलतापूर्वक और कम खर्च में मिलेंगे। एक है हेमाटाइट, बहुत पॉपुलर है, इसी से ज़्यादातर हम लोग लोहा निकालते हैं। एक तरह का पत्थर है, फैक्ट्री में जाएगा, अलग अलग रिएक्शन होगा, उधर से लोहा बनेगा। उसके बाद दूसरा लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। उसी तरह से तांबे के अयस्क हैं। तांबे का एक अयस्क है चैल्कोपायराइट और दूसरा है चैल्कोसाइट। जस्ते के अयस्क जिंक ब्लेंड और कैलामाइन। इन सब से सरलतापूर्वक और कम खर्च में जस्ता बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम निकालने के लिए। एक और है एल्यूनाइट। ऐसे और भी कई अयस्क हैं, जिस देश में जो उपलब्ध है और वो जहाँ पे सस्ते रूप से और कम खर्च में बन सकता है, तो उसी खनिज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे धातु निकालने के लिए, और वो अयस्क कहलाएगा। कुछ धातुओं के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। 4 धातु हैं। सबसे पहला लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता। इन 4 धातुओं के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। सिलेबस में यही 4 धातु है। लोहा दिखने में ऐसा, लोहे का ये क्यूब है, इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है 26 है परमाणु संख्या, परमाणु भार है 65.845। और फिर है तांबा, तांबा के बाद है जस्ता, और जस्ता के बाद है एल्यूमिनियम। ये सभी प्राकृतिक रूप से दिखने में ऐसे लगते हैं, एकदम शुद्ध अवस्था में हो तो, और इनके सारे डिटेल्स जो हैं इन पर अंकित किए हुए हैं। आप लोग इसको पॉज करके डिटेल्स में देख सकते हैं।
कुछ धातुओं के मिश्र धातु। सबसे पहले Fe मतलब लोहा। लोहा के मिश्र धातु दो बहुत पॉपुलर हैं, और भी मिश्र धातु हैं। एक है स्टेनलेस स्टील और एक है कार्बन स्टील। ज़्यादा पॉपुलर स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और भी कुछ अन्य धातुओं होते हैं। लोहा उसमें 75% होता है, क्रोमियम 10 से 15%, और कुछ कुछ है, निकल है, कार्बन है थोड़ा। इन सबको मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, ऑपरेशन का सामान, सर्जरी का सामान, उन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है स्टेनलेस स्टील की, जहाँ जंग ना पकड़े। इसीलिए इस नाम स्टेनलेस है, मतलब इसमें कोई दाग नहीं लगेगा। कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में कार्बन का परिमाण थोड़ा ज़्यादा होता है, 1% से ज़्यादातर कम ही होता है, 0.5% से लेकर 2% के करीब। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक है 0.5% कार्बन का कार्बन स्टील। और भी बहुत तरह के बनाए जाते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के कार्बन स्टील बनाते हैं। इनका उपयोग होता है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन का मतलब है बिल्डिंग बनाने में, फिर मशीनों के पार्ट्स बनाने में। ये हुआ लोहे के मिश्र धातु, जो है स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील। उसके बाद है तांबा, Cu। इनके मिश्र धातु हैं पीतल और कांसा, बहुत पॉपुलर। फ़र्क ये है दोनों में एक्चुअली तांबा तो ज़रूर है, मतलब Cu ज़रूर है, लेकिन पीतल में है जस्ता और कांसे में है टिन। टिन का संकेत है Sn और जस्ते का संकेत है Zn। तो अगर जस्ता और तांबा हो तो बनेगा पीतल, और और अगर हो तांबा के साथ थोड़ा टिन तो वो बनेगा कांसा। बर्तन और मूर्ति बनाने में पीतल का उपयोग, कांसा बर्तन और घंटा बनाने में। तो कांसा जो होता है थोड़ा भारी जैसा होता है, और कांसा के ज़्यादातर बर्तन जो हैं वो आपने देखे होंगे दुकानों में बिकते हैं और बहुत भारी होते हैं, और इनका उपयोग घंटी बनाने के लिए भी किया जाता है। मंदिर का जो घंटी होता है उसे बनाने में भी इसका कांसे का उपयोग होता है। फिर है जिंक। जिंक के दो मिश्र धातु यहाँ पर बताए गए हैं। एक है पीतल, ऊपर दिख ही रहा है, जस्ता और तांबा से पीतल है, बर्तन और मूर्ति बनता है। एक और है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है वो जर्मन सिल्वर सजावट का सामान बनाने के लिए, फिर कुछ कुछ मूर्तियाँ बनाने के लिए, सस्ते आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें तांबा जस्ता के साथ थोड़ा निकल होता है, तो यहाँ पे परसेंट जो है ये थोड़ा सा गलत है, ये 50%, 30%, 20% इस तरह से होगा। अच्छा, उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जो है, एल्यूमिनियम में मिश्र धातु है ड्यूरेलुमिन और मैग्नीशियम। ड्यूरेलुमिन में एल्यूमिनियम के साथ तांबा है, मैग्नीशियम है और मैंगनीज़ है। एल्यूमिनियम 95%, तांबा 4%, मैग्नीज़ और मैग्नीशियम जो है 0.5% करके है। इनका उपयोग विमानों का ढांचा बनाने में किया जाता है। और मैग्नीशियम जो है उसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, 98% और 2%। इनसे तुला बनाया जा सकता है और कुछ हल्के यंत्र बनाए जा सकते हैं। मजबूत होता है लेकिन हल्का होता है। अब एक एक करके धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लोहा। लोहे का चिन्ह है Fe। मुख्य अयस्क है लाल हेमाटाइट, Fe2O3 उसका संकेत, ये सूत्र है। संयोजकता है 2,3, मतलब इसकी संयोजकता 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। संयोजकता का मतलब क्या है? संयोजकता का मतलब यहाँ पे सीधे साधे शब्दों में बोल सकते हैं कि लोहा कितने क्लोरीन से जुड़ता है। लोहा 2 क्लोरीन के साथ जुड़कर FeCl2 बना सकता है। लोहा 3 क्लोरीन के साथ जुड़कर FeCl3 बना सकता है। तो इसकी जो संयोजकता है वो परिवर्तनशील है, वो 2 या 3 क्लोरीन से जुड़ सकता है। जितने क्लोरीन से जुड़ सकता है वही है संयोजकता। इसके बाद है इसका परमाणु भार 56। अब हम लोग आ जाते हैं लोहे के प्रकार एवं उनके उपयोग। सबसे पहले कास्ट आयरन।
इसका उपयोग पाइप बनाने में, जिन पाइप्स का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता है। फिर रेलिंग बनाने में और मशीनों के पार्ट्स बनाने में किया जाता है कास्ट आयरन का उपयोग। ये ढलाई लोहा है। इसके बाद लोहे के प्रकार एवं उपयोग में सेकंड जो है वो है रॉट आयरन। रॉट आयरन से तार बनते हैं। इनसे चेन भी बन सकते हैं और विद्युत चुंबक बन सकते हैं। दिख रहा है, बहुत बड़ा विद्युत चुंबक है, कचरे के ढेर में से लोहे को निकाल रहा है, छांट रहा है। अब जो तीसरा प्रकार है वो स्टील। स्टील जो है इसमें लोहा, क्रोमियम, निकल, कार्बन ये सब मिला रहता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए, ऑपरेशन का सामान, सर्जरी के उपकरण, कंस्ट्रक्शन में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में, और रेल की पटरियाँ, रेलगाड़ी, रेल विभाग जो है लोहे का सब बहुत से ज़्यादा उपयोग करता है। बहुत ज़्यादा उपयोग होता है रेल में। तांबा, तांबे का चिन्ह Cu, मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट्स CuFeS2। संयोजकता एक भी हो सकता है, दो भी, मतलब CuCl भी बन सकता है, CuCl2 भी बन सकता है। परमाणु भार 63.5। तांबे का उपयोग, तांबे का उपयोग है विद्युत तार तथा उपकरण में। तो तुम लोगों ने करंट के तार होते हैं उसके अंदर तांबा होता है। कभी ऐसे तांबे के तार को ऊपर से छील के देख लेना, कोई भी नॉर्मल घरेलू वायर को, हालांकि वो उसमें करंट जा रहा हो ऐसा नहीं, मतलब नीचे फेंका हुआ कोई भी यूजलेस तार। हाँ, कभी भी करंट के कोई भी वायर से छेड़खानी नहीं करना है जब उसमें करंट हो। जो भी है, वापस आ जाते हैं हम लोग। विद्युत तार के अंदर होता है तांबा। फिर बर्तन में होता है तांबा। तुम लोग जानते हो बर्तन से, बर्तन है जो तांबे और पीतल और कांसे के बर्तन होते हैं उसमें तांबा होता है। फिर मुद्रा तत्व, मुद्रा तत्व का मतलब है कॉइन बनाने में। बहुत पहले ज़माने से कॉइन बनते थे। ये एक पुराना कॉइन है 1947 का, 1 पैसे का। इसमें तांबा बहुत भरपूर मात्रा में था। जैसे जैसे कॉइन के दाम बढ़ते गए तो पैसे का वैल्यू कम होता गया, तो सस्ते धातु डालती गए लोग। फिर है विद्युत लेपन में। तुम लोग करंट के द्वारा, विद्युत विच्छेदन लेसन में शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो कि करंट के द्वारा सस्ते धातु के ऊपर एक महंगे धातु का लेप लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर तांबे का लेप बहुत जगह लगाया जाता है, अंदर लोहा ऊपर तांबा, तो वो बहुत दिन तक टिकेगा, उसमें जंग नहीं पकड़ेगा। तो विद्युत लेपन में तांबे का उपयोग है। अलग अलग तरह के मिश्र धातु, पीतल बना सकते हैं, पीतल से मूर्तियाँ बन सकती हैं। और ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांसा का तो मेडल बनता है। साइना नेहवाल ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए ओलंपिक में जीता था। तो ये जो मेडल्स हैं कांसे के बनते हैं, और थर्ड प्राइज़ तो बोलते ही हैं ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल है। लेकिन ज़्यादातर मेडल्स बनते हैं ब्रॉन्ज के ही। उस पर अलग अलग कलर के जो है वो विद्युत लेपन किया होता है। अलग अलग पेंट कर सकते हैं या फिर अलग अलग धातुओं का लेप किया जा सकता है। इसके बाद है जस्ता। जस्ता का चिन्ह है ZN। इसका मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेंड ZNS। संयोजकता है 2, मतलब ZnCl2 यही बनेगा। और परमाणु भार है 65.38। जस्ते के उपयोग, गैल्वनाइजेशन, लोहे पे जंग पकड़ सकता है इसीलिए लोहे के ऊपर जस्ते का लेप लगा देते हैं। वो लेप अगर हम लोग लगाएं विद्युत के द्वारा तो ज़्यादा सुविधा होगा। विद्युत लेपन के द्वारा जस्ते का लेप लोहे पर लगा देंगे तो इसे कहेंगे गैल्वनाइजेशन। तो देखो यहाँ पे गैल्वनाइज लोहा है, ये लोहे के ऊपर जस्ते का लेप है। टिन है, छत के टिन्स हैं, छत पे पानी पड़ेगा जंग नहीं पकड़ेगा। फिर है विद्युत सेल में, विद्युत बैटरी के अंदर
बैटरी के अंदर देखो एवरेडी बैटरी है इसका, अगर तो हम जो लिखा हुआ सामान जो भी कागज़ है इस पर या जो भी कवर है उसको अगर उतार दो तो उसके अंदर एक कटोरा मिलेगा लंबा सा बैटरी के आकार का। वो जो कटोरा है वो जिंक का है। सोना चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है सोना चांदी बनाने के लिए। और दार्शनिक ऊन क्या है कि अगर हम लोग जिंक को जलाएंगे तो फिर वो ऊन जैसा बन जाता है, इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं और वो दार्शनिक ऊन भी कहते हैं उसको, फिलोसोफर्स वूल। फिर मिश्र धातु पीतल, जर्मन सिल्वर इत्यादि बनाने में, यहाँ जर्मन सिल्वर का उदाहरण दिया हुआ है। सस्ता सजावट का सामान या सस्ते आभूषण। हाइड्रोजन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग ये जो जस्ता है वो अगर H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर डाल दें तो फिर वहाँ से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का चिन्ह Al, मुख्य अयस्क ऑक्साइड Al2O3.2H2O, संयोजकता 3 मतलब AlCl3 बनेगा, क्लोरीन के साथ 3 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। परमाणु भार है 27। और एल्यूमिनियम के उपयोग देख लेते हैं। विमान एवं मोटर गाड़ियों में फाइटर प्लेन्स, कोई भी तरह का प्लेन हो उसको हल्का होना है लेकिन मजबूत भी होना है, तो उसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम के मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं, जैसे ड्यूरालुमिन है। और भी अलग अलग तरह के मिश्र धातु बना सकते हैं कंपनीज अलग अलग तरह के। फिर है विद्युत तार में ओवरहेड जो तार होते हैं, हाई टेंशन लाइन 11 लाख वोल्टेज करंट लेके जा रहा है सर के ऊपर से बहुत हाइट से, तो उसमें एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, सस्ता पड़ता है। और दूसरा है कि इसको अगर ओपन रख भी दोगे तो एल्यूमिनियम पे जंग नहीं पकड़ता। एल्यूमिनियम का क्षय होता है लेकिन उसका जो जंग होता है वो बहुत पतला होता है और वो अंदर और फर्दर जंग से बचाता है। मतलब एल्यूमिनियम में थोड़ा सा जंग लग जाए तो वो उसके लिए अच्छा ही है कि इसके अंदर और ज़्यादा जंग नहीं पकड़ेगा, उसका लिए एक लेप का काम करता है, कोटिंग का काम करता है। तो उसके बाद है थर्माइट वेल्डिंग। ये देखो रेल की पटरी टूट गई है, इसको जोड़ने के लिए थर्माइट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में, तुम लोग जानते हो खाना पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन में भी जाते हो तो फिर खाना वो लोग एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके देते हैं ताकि गर्म बना रहे, ज़्यादा देर तक गर्म रहे। तो एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में और ड्यूरालुमिन और मैग्नीशियम मिश्र धातु बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग है। तो आज हम लोगों ने यहीं तक ही पढ़ा मिश्र धातुओं के बारे में और अयस्क और खनिज के बारे में, अलग अलग धातुओं के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इन धातुओं की प्रतिक्रियाओं के बारे में, रिएक्शंस के बारे में, इसकी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।